हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है ये 12th फिजिक्स का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम जानेंगे क्लास 12 फिजिक्स के यानी कि 12th पूरे फिजिक्स के उन महत्वपूर्ण 85 टॉपिक को जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, फिजिक्स मुझे टफ लगता है, फिजिक्स में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो वैसे आज के इस वीडियो में फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं पूरे चैप्टर के मैं 85 टॉपिक को लेकर आया हूं। अगर आप इन 85 टॉपिक को पढ़ लेंगे तो फिजिक्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जब भी मैं सत्र स्टार्ट करता हूं पढ़ाने का, जैसे ये 2025 वाला सत्र है, आप सभी को 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है, तो जब भी मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ाना तो एक ऐसा क्लास लेकर आता हूं ताकि हम स्टार्टिंग में आपको ये बता सकें कि पूरे फिजिक्स में क्या क्या आपको पूरे साल पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 85 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में हमें इस बार टॉपर बनना है, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि मंजिल मिल ही जाती है भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप टॉपर बन जाएंगे, लेकिन गुमराह कौन है? जिसने पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो पढ़ते रहोगे आप स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे, और जिसने शुरू ही नहीं किया है उसके कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है, अच्छे नंबर लाने का। तो क्लास 12 फिजिक्स 2025 मात्र ये 85 टॉपिक पढ़ लो, बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे, यानी कि इन्हीं टॉपिक्स में से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। पूरे फिजिक्स के टॉपिक मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से समझना, क्योंकि मंजिल मिल ही जाती है भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं। तो आप लोग घर से निकलिए, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप भी गुमराह हो जाएंगे। गुमराह नहीं, गुमराह, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे फिजिक्स में भी क्या कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा आते हैं, यानी कि हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक हमारे फिजिक्स में हैं या नहीं। अगर होंगे तो मैं लास्ट में उसको बताऊंगा, ठीक है। क्या क्या आपको पढ़ना है पूरे साल 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं डिस्कस करूंगा, और सभी महत्वपूर्ण चैप्टर, यानी कि चैप्टर तो काफी है लेकिन वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। आगे आगे देखिए, होता है क्या, थोड़ा पैसेंस रखिए, ठीक है, पानी वानी लेकर बैठिएगा, अगर नींद आएगी तो पी लेना, ठीक। देखिए, सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है कौन सा है बताइए? सबसे पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के ही टॉपिक को देखेंगे, मतलब एक चैप्टर में जितने टॉपिक है पहले उसको देखेंगे, फिर दूसरे चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर हम उसको देखेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके सारे चैप्टर के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। यहां पे चैप्टर का नाम नहीं पढ़ा लेकिन टॉपिक देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश क्या है और आवेश के प्रकार, आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर भी मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, अगर आप लोग सर्च करोगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक है कूलाम का नियम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से पहले समझ लीजिए, क्लास को लेने से पहले जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने इसमें लिया है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको अपनी तरफ से पढ़ना है, किसी को नहीं छोड़ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कूलाम का नियम इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, ठीक है। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे देखो, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे कहने का पर्पस ये है कि इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत मिस करना, ठीक है। तो कूलाम का नियम क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिंपल सा है, ठीक है। अब मैं ऐसे एक एक को नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें 85 टॉपिक कवर करना है। विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये जानना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम चैप्टर वाइज जानेंगे। फिर फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, इसमें डेरिवेशन ना आए ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें डेरिवेशन ना हो ऐसा नहीं हो सकता, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें रिएक्शन ना हो ऐसा नहीं हो सकता, मैथ पढ़ रहे हैं उसमें फॉर्मूला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता ना।
तो वही चीज है, इसमें डेरिवेशन भी आते हैं। देखो, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको डेरिवेशन करके जाना है। डेरिवेशन 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको पढ़ लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूं। फिर आपको गॉस का प्रमेय पढ़ना है। अभी हम फर्स्ट चैप्टर में ही हैं, चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। बस आप लोग कमेंट में पीडीएफ 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 लिख देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, इसी में जैसे गॉस का प्रमेय है, उसका अनुप्रयोग है ये। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक का आपको निगमन करना है, ये भी डेरिवेशन ही है। उसके बाद में अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इतने टॉपिक हमारे चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने इसमें लिया है। तो ये 9 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 10 नंबर टॉपिक है ये हमारे चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का टॉपिक है, ये ध्यान देना। मैं चैप्टर का नाम आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब पढ़ लोगे किसी लायक हो जाओगे, ठीक। लोग कहेंगे भैया लड़के ने टॉप किया, लड़के ने इतना अच्छा नंबर लाया, ठीक है। पढ़ाई अगर आपके पास जानकारी रहेगी, किसी ने सच्ची कहा है कि पढ़ाई का मतलब नौकरी ही नहीं है। आप नौकरी पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई जो होता है वो आपके माइंड को विकसित करता है, आपके माइंड को थोड़ा इंप्रूव करता है। तो पढ़ाई हर चीज के लिए जरूरी है, क्योंकि कोई आपका फेस नहीं देखेगा, आपका चेहरा कैसा है, कितना अट्रैक्टिव है, क्या देखता है ये दुनिया, सिर्फ पैसा देखती है। आपके पास पैसा कितना है, जितना आपके पास पैसा होगा उतनी आपकी वैल्यू होगी आपके सोसाइटी में, आपके आसपास में, ठीक है। समझ में आया। तो ये मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता कितने भी सुंदर हो, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई ब्लैक कलर का है, कोई मान लीजिए ब्लैक कलर का है, अगर उसके पास पैसा है तो समझ लीजिए उसकी पर्सनालिटी है। तो कोई आपकी पर्सनालिटी को नहीं देखेगा, आपके फीलिंग को नहीं देखेगा, आपके दुख को नहीं देखेगा, ये दुनिया देखती है तो सिर्फ पैसा। तो पढ़ाई करो, सक्सेस हो, पैसा कमाओ, और क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर, मतलब हम लोग सेकेंड चैप्टर पे आ चुके हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पे। तो इसमें विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर आपको पढ़ लेना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसी चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसको पढ़ लेना। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसमें भी अक्षीय स्थिति पर विभव निकालना होता है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। विभव प्रवणता क्या होता है, इसको पढ़ लेना। जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है सबको मैंने यहां पे नोट कर दिया है। बाद में मत कहना सर जी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मिला, क्योंकि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेटर एक मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए और आपको बहुत अच्छा नंबर दिलाया जाए, ठीक है। 14 नंबर, चालक की धारिता क्या होता है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, मतलब चालक की धारिता क्या होती है, ठीक है। ये आपको संधारित्र के जो आवेशों के संग्रहण करने की जो क्षमता होती है वही धारिता, ठीक है। संधारित्र क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर, ठीक है। समझ में आया। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना हम बहुत सारे आवेशों को इकट्ठा कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। संधारित्रों का संयोजन पढ़ लेना। संधारित्र का संयोजन सीरीज एंड पैरेलल, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन एंड समांतर क्रम संयोजन, इनको पढ़ लेंगे। इसमें जो फॉर्मूला निकल कर आएगा उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स जो है इज डिवाइडेड इनटू, देखो फिजिक्स में आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगी, क्या क्या थ्योरी देखने को मिलेगी, आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, डेरिवेशन देखने को मिलेगा, सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो संधारित्रों का संयोजन, तो ये आपका जो 16 नंबर का टॉपिक है, यहां तक जो टॉपिक है ये चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का टॉपिक था। चलते हैं चैप्टर 3 पे। हमारी गाड़ी रुकने वाली नहीं है, ये जब तक नहीं रुकेगी जब तक मंजिल तक आपको नहीं पहुंचा देगी। आज हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, कल इन टॉपिक्स को एक एक करके हम पढ़ाएंगे भी, टेंशन नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है।
17 नंबर टॉपिक है हमारे चैप्टर 3 विद्युत धारा का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, पता है आपको। I = Q/T या Q = IT भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम क्या है भैया? ओम का नियम क्या होता है? ठीक है, तो ओम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा V = IR, ये ओम के नियम का फॉर्मूला है, ठीक है। समझ में आया? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होता है, ये पढ़ लेना। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी क्या होता है? मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब, सॉरी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, और इस रेसिस्टिविटी का मतलब प्रतिरोधकता, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस क्या होता है? R = V/I विद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला है, ठीक है। विशिष्ट चालकता क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ρ = RA/L होता है, ठीक है। और विशिष्ट चालकता क्या होगा? विशिष्ट चालकता जो होगा ये विद्युत 1/ρ यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं, ये भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में इनको हम कॉम्बिनेट करते हैं, संयोजित करते हैं, वो भी आपको पढ़ना, उसका फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर टॉपिक पे आते हैं। किरचॉफ का नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर 3 में, किरचॉफ का नियम। देखिए मैंने इस क्लास में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लिया है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा टॉपिक को मैंने नहीं लिया। फिजिक्स में और भी टॉपिक्स हैं, बट दीज 85 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। ये 85 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चैप्टर 3 तक का टॉपिक था, मतलब 23 नंबर तक जो टॉपिक है ये चैप्टर 3 तक है। चैप्टर 4 पे आते हैं। नाम चैप्टर का है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। देखो इसमें बायो-सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये भी आपको जानना होगा, और इसी में एम्पियर के परिपथीय नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं जो मैंने यहां पे नहीं लिया है, मतलब डेरिवेशन है। जैसे गॉस का नियम आपने पढ़ा, उसका अनुप्रयोग था, वैसे एम्पियर का जो परिपथीय नियम है इसका भी अनुप्रयोग है, इसके भी एप्लीकेशंस हैं जो आपको डेरिवेशन में पढ़ना होगा, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना। चैप्टर 5 आता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये 27 नंबर जो टॉपिक है ये चैप्टर 5 से है। दिक्पात कोण क्या होता है? दिक्पात कोण ये चैप्टर 5 में है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? अब चैप्टर 6 पे हम लोग आते हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा चैप्टर 5 में एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है दिक्पात कोण, और भी टॉपिक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है तो ज्यादा टॉपिक इसमें है नहीं, जो भी है हम आगे डिस्कस करेंगे, जो भी है दिल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखो इसमें चुंबकीय फ्लक्स आपको पढ़ना है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। चुंबकीय फ्लक्स फिर से आ गया है तो सेम ही है दोनों, ठीक है, 2 बार लिख गया है। स्वप्रेरण क्या होता है, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, ये सब विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का टॉपिक है। और भी टॉपिक होंगे शायद, ये सारे टॉपिक नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं फटाफट बताते हुए चल रहा हूं, आप लोग नोट ना करें, ऐसा नहीं है, इसको नोट करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। इसमें जो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एसी परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, इन सबको आपको पढ़ना है। जो सर्किट्स होते हैं हमारे अल्टरनेटिव करंट चैप्टर में, इसको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वाटहीन धारा क्या होता है इसको भी पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर इसी में आपका ट्रांसफार्मर भी है। ट्रांसफार्मर आपके आसपास लगा होगा। लाइट कहां से आती है? ट्रांसफार्मर लगा होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपको पढ़ लेना है। विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो पढ़ना है। विद्युत जनित्र क्या होता है, ये डायनेमो क्या होता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। 30 नंबर जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे का टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। आगे देखते हैं है या नहीं है, ठीक है। कौन सा चैप्टर आता है
इसी में देखिए पढ़ना है आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो चैप्टर 8 तक के जो टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिया। ये जो 40 टॉपिक है ये चैप्टर 8 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो 35 टॉपिक है वो चलिए डिस्कस करते हैं। देखो ये 41 नंबर टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर का नाम है क्या नाम है चैप्टर का, किसी को पता है? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हाई स्कूल में तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वही यहां पे भी है। ठीक है, और इसी में गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये सारे चैप्टर 9 के ही टॉपिक हैं। इसको हम सेकेंड फिजिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है ये भी इसी चैप्टर में है। प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध क्या होता है, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक चैप्टर 9 में इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या है, ये देखिए ये भी चैप्टर 9 का ही टॉपिक है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप लोग कहेंगे सर चैप्टर 9 में तो काफी सारे टॉपिक हैं। भैया ये चैप्टर भी थोड़ा लॉन्ग है तो टॉपिक रहेंगे क्लियरली। ठीक है, 49 नंबर आपका है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर का सूत्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, डेरिवेशन है। फिर लेंस की क्षमता, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स आपके चैप्टर 9 में इंपॉर्टेंट है। अभी और है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है, न्यूटन का सूत्र एक है वो आपको पढ़ना है। मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं सीमा, ये सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 9 से ही हैं। ये जो चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है तो इसमें टॉपिक्स भी होंगे ज्यादा। ठीक है, देखो कहां से हमने शुरू किया था, हमने शुरू किया था शायद ये देखो 43 से शुरू किया था, 42 से, और अभी भी ये हमारा है देखो ये 55 तक गया। तो इतने टॉपिक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 10 अब देखते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। अभी चैप्टर के टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग कहेंगे तो एक एक को मैं सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी में, वेव ऑप्टिक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी इंप्रूव करते रहिए क्योंकि जब आप आगे जाएंगे किसी अदर कंट्री में जाएंगे इंग्लिश वाले, तो आपको इंग्लिश में ही बात करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश उनको नहीं आता है, फिर भी अगर बात ना कर सके तो कम से कम 12th में इंग्लिश में अच्छे से पास तो हो जाए, अच्छा नंबर तो ले आए, इतना इंग्लिश आपको आना चाहिए। बाकी जब जाना होगा बाहर तब हम सीख लेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, या फिर किसी दूसरे भाषा में बोल देंगे स्टाइल से। तो 56 नंबर टॉपिक हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी आपको पढ़ना होगा। जो 10 नंबर चैप्टर है इसमें जो टॉपिक्स हैं ये फिक्स होते हैं, ध्यान से समझना। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी इसमें प्रकाश में डॉपलर प्रभाव, व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का प्रयोग, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सबको बिल्कुल भी मत करना। व्यतिकरण क्या होता है, यंग का प्रयोग क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन एक ना एक जरूर आएगा, इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक 63 नंबर फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। देखो ये भी इसी चैप्टर में है, प्रकाश का विवर्तन, ये भी आपका तरंग प्रकाशिकी का ही टॉपिक है। ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर आपका कौन सा था, 10 नंबर चैप्टर शायद था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें कार्य फलन क्या होता है, मतलब कोई जब धातु, कोई प्रकाश जो है किसी धातु पर पड़ता है, ठीक है, आप उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उससे क्या होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो वही चीज है, कार्य फलन क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है, ठीक है, या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है। ठीक, जैसे जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बट इसके नियम क्या है, और उचित आवृत्ति जो प्रकाश जो आपतित होता है उसकी जो न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उस धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए उत्तरदायी होती है, वही कार्य फलन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये सब मैं आगे बताऊंगा। प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन के नियम, मतलब प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, इतने टॉपिक आपके चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 पे हम चलते हैं, परमाणु चैप्टर, एटम, ठीक है, परमाणु चैप्टर पे हम चलते हैं। तो परमाणु चैप्टर की बात की जाए और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रदरफोर्ड का कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज, ये आपको पढ़ना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हो सकता है टॉपिक हो इसमें। अब हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये भी आपको पढ़ना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी आपको पढ़ के जाना है इस चैप्टर से। अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर का नाम है नाभिक, नाभिक, ठीक है। इसमें नाभिकीय बल, अर्धायु तथा क्षय नियतांक में संबंध, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर टॉपिक, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये सारे टॉपिक हमारे चैप्टर 13 नाभिक में पढ़ना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 14 यानी कि लास्ट चैप्टर पर हम लोग अब चलेंगे। चैप्टर का नाम है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। देखो इसमें सेमीकंडक्टर होता क्या है, आखिर अर्धचालक क्या होता है, ये तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि अर्धचालक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और अर्धचालक के बारे में ही ना जाने कहां, ठीक है। 80 नंबर टॉपिक, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। और पीएन संधि डायोड, ये टॉपिक जो लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड, इसको पढ़ना है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, इस प्रकार से अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये टॉपिक पढ़ना है। 84 नंबर टॉपिक हमारा है जेनर डायोड, 85 है अर्धचालक डायोड। तो ये आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर और भी आपने कुछ बताने को कहा था, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए सबसे स्टार्टिंग में चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। देखो हम चल रहे हैं, ठीक है, अपने पैरों से। सबसे स्टार्टिंग में हमने आपसे कुछ कहा था, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये देखो बात चल रही है इस चीज की। देखो हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक, देखो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे चैप्टर 1 में गॉस का प्रमेय, कूलाम का नियम, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स को आपको चूज करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें जो मैंने टॉपिक बताया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी उनसे भी इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक इसमें हैं, ठीक है। आगे आगे हम बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना है। सारी तो मैंने बता दिया, 85 टॉपिक मैंने बता दिया, ये आपको पूरा पढ़ना है। सभी महत्वपूर्ण चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, देखो चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर 3 विद्युत धारा, चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ठीक है। चैप्टर 9 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 11, चैप्टर 14, ये टॉपिक, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इतने चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर लॉन्ग है तो ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, क्लियर है। चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर 3 विद्युत धारा, चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, चैप्टर 9 किरण प्रकाश की, चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की, चैप्टर 14 अर्धचालक। अब ऐसा नहीं है भैया कि यही 6 चैप्टर 5 चैप्टर आप पढ़ के बैठ जाओ और कहो सर जी हमारी तैयारी हो गई। नहीं नहीं, आपको पूरे चैप्टर पढ़ने, बट दीज 7 चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। हमने इस क्लास में जाना कि आपके फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कौन कौन से थे। मतलब आपके पूरे फिजिक्स में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जो 85 टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आप लोग करना क्या, इस वीडियो को सिर्फ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना पीडीएफ। आपको पीडीएफ हो सकता है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, प्रयास करूंगा। तो आज का क्लास कैसा लगा, आई होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास थी। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।